गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए भाग द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के दिए गए उपबंधों और निर्देशों, अनुच्छेदों के आधार पर निर्मित की गई हैं। इस पुस्तक का अध्ययन हम सिलेबस जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके लिए भी कर रहे हैं, परंतु इसका मूल लक्ष्य है हमारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर हमें नौकरी प्राप्त करना रहा है। इसके साथ साथ इस पुस्तक का अध्ययन करने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस पुस्तक से हम हमारी भारत की शासन व्यवस्था के बारे में जान सकें कि कौन सी व्यवस्था कहाँ क्या कार्य कर रही है। इसलिए हम इस पुस्तक का अध्ययन बड़ी गहराई से करते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना हमारा परम दायित्व और कर्तव्य भी है। इसी क्रम में आज हम इस पुस्तक के अंदर जो दिया गया अध्याय है न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक सक्रियता एक तरह से हमें लगता है कि यही चीज़ है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन एक मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वैध और अवैध करने की शक्ति किसको? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस शक्ति के आधार पर जो जनकल्याणकारी व्यवस्था हमारे भारत में विद्यमान है वो जीवित रहती है और विधायिका अपने मर्जी के कानून बनाने में असमर्थ हो। वो कानून बनाए विधायिका जिन कानूनों से जन कल्याण का कार्य हो सके। इसलिए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में और अमेरिका में महत्व दिया गया है। अमेरिकी संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी। जैसे वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अधिक अधिकार दिए गए। इसलिए कई बार ये माना जाता है कि वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य है। ब्रिटेन में विधायिका, जिसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, वो मुख्य है, क्योंकि डी लोम ने कहा है कि संसद व्यक्ति को, आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। फिर न्यायालय की बात कहाँ आई? परंतु अमेरिका में न्यायिक का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में हम आज न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था है यदि संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण कर दिया जाए, जैसे संविधान का अतिक्रमण करना या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून निर्माण करना। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय
उन कानूनों को निरस्त कर सकता है। हम ये जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे संविधान में दी है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है, या जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि या कानून को अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। क्या कि विधानमंडल जो विधायिका है, जो विधि बनाती है, उसने वो कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, या फिर अपनी सीमाओं से बाहर रहकर कार्य किया हो, या उसने ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे जन कल्याणकारी भावना नहीं हो, किसी व्यवस्था को आघात पहुंचता हो, तो ऐसे कानूनों को जो न्यायालय है वो उसको निरस्त कर सकता है। ऐसी शक्ति यदि संसद कानून बनाती है गलत, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय दबा देता है, और यदि राज्य में से कानून बनाए जाते हैं तो राज्य की विधानमंडल में जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को राज्य का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो उनको निरस्त कर सकता है। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में आधार। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार, हमें बात करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति प्रदान की गई है वह शक्ति संविधान में हमें कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में हम आज बात करते हैं। कि दो व्यवस्था हम देखते हैं। पहले हम तुलना करके देखते हैं कि ब्रिटेन में एक व्यवस्थापिका है जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। उसके बारे में डी लॉन ने क्या कहा कि ब्रिटेन की संसद औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। ठीक। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च, वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ है। हम दो सिद्धांतों के बीच में जीते हैं, या तो हम ये माने कि व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण कार्य करती है वो सर्वोच्च हो, या हम ये माने कि संविधान की सिद्धांत की सर्वोच्चता हो। दोनों में से एक को हम आधार मान के चलते हैं। इन्हीं आधारों को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत गहन अध्ययन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव जैसे संविधान के निर्माता, सुदृढ़ बुद्धिजीवी व्यक्ति, जिन्होंने संविधान को इतनी मजबूती से बनाया है कि हर एक आर्टिकल्स, हर एक प्रावधान संविधान में इस प्रकार दिया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। भारतीय संविधानों के उपबंध में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया इन्होंने, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान है कि संविधान की सर्वोच्चता का स्थान आधारित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना आवश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमाएं निश्चित कर दी हैं, और
शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्संबंधी उपबंधों को परिवर्तन न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। भाई, हम ये बात मानते हैं कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो महत्वपूर्ण है और संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार शासन किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह शक्ति न्यायालय को इसलिए प्राप्त की गई है कि कोई भी व्यवस्था अपने अधिकारों से बढ़कर कार्य नहीं करे, उसकी सीमाओं से बढ़कर कार्य नहीं करे, क्योंकि वो अधिकतर अपनी सीमाओं से बढ़कर यदि कार्य करती है कोई संस्था तो निश्चित ही जन कल्याण की भावना को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए हर जगह उस पर अंकुश होना जरूरी है। जैसे हम कहें कि स्वतंत्रताएं हों, बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। आदमी जो चाहे जो करे ऐसा स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो हो जिससे किसी के दूसरे की स्वतंत्रताओं पर आघात नहीं पहुंचे। इसी प्रकार न्यायिक व्यवस्था में यह संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी संस्था, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, अपनी सीमाओं से बढ़कर कार्य करती है तो उस पर अंकुश का प्रावधान किया गया है, जिसको हम नियंत्रण की शक्ति बोलते हैं। इसी क्रम में जो न्यायमूर्ति थे B.K. मुखर्जी, उन्होंने कहा है कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संसद तथा राज्यों में विधानमंडलों को न केवल संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों द्वारा सीमांकित करने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहकर काम करना होगा, अपितु संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। विधायी सत्ता जिनका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं कर सकती। किसी अधिनियम के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह सब मामलों में संवैधानिक शर्तों के अनुरूप हो और यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक अधिनियम असंवैधानिक है अथवा नहीं है। ये वही बात मैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन हम जानते हैं कि संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए उनमें से ही न्यायिक पुनरावलोकन निकला है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 यह निर्देशित करता है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है। इसी प्रकार जो हमारे अनुच्छेद 13 एक अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमने संवैधानिक अधिकारों में अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 246 भी उल्लेखित किया संविधान में, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन के 2 शक्तिशाली आधार है, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। जो संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन और उसकी रक्षा और उसकी स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हमेशा एक बात कहता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो।
उसके जीवन की रक्षा और स्वतंत्रता उसकी महत्वपूर्ण, उनको बाधित या कम या ज़्यादा करने की चेष्टा करना उस शक्ति को समाप्त करता है न्यायालय। अगला हम लिखते हैं, आज हम बात करते हैं अमेरिका और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। हम ये बात मानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ज़्यादा प्रभुत्व और महत्व अमेरिका में। अमेरिका में छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है और वहाँ दिए गए निर्णय बड़ी तुरंत गति से दिए जाते हैं, फास्ट डिसीजन होता है। पेंडिंग केस वहाँ नहीं रखे जाते हैं, इसीलिए हर विधान का जो विधायिका जो कानून बनाती है उस पर नज़र रहती है। इसलिए वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बहुत ज़्यादा है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई। हम ये बात मानते हैं कि इसमें अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में और एक अनुच्छेद 246 में। फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया, कम कर दिया है। पहला है, अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और उनके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्ति का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने के लिए एक समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है। अमेरिका में जो है, अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं रह सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित करती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया है अथवा नहीं किया है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान में पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों में यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में नीति। अमेरिका में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसको कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो कानून की उचित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता को जांच दो बातों के आधार पर करता है। पहला, संघ या राज्य जिनके भी विधानमंडल ने इस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण
उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं। दूसरा, वह कानून की उचित प्रक्रिया के शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। भारतीय संविधान में क्या अपनाया आपने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जापानी संविधान से ली गई। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तथा तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा की गई कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने की कि अमुक कानून संवैधानिक है अथवा नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रवृत्ति के संबंध में ये कहा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के स्थान पर हमारे संविधान ने संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देता है जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा यह संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द या संशोधित नहीं कर किया सकता। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की। हम न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना करते हैं क्योंकि हर चीज़ की जब अति होती है तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग होता है तो सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ही किया है, क्योंकि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की हम आलोचना नहीं कर सकते, परंतु हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु उसको विस्तृत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान की सर्वोच्चता है और उसका रक्षक कौन है? न्यायालय। और यदि न्यायालय उसका रक्षक है और हमारे सारे कानून कहाँ से निकलते हैं? संविधान से। तो संविधान की रक्षा की आड़ में हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनकी आलोचना करने का अधिकार हमें नहीं है। फिर भी हम अध्ययन की दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायालय का जो अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन उसकी अध्ययन की दृष्टि से आलोचना कर सकते हैं। कैसे कि 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां देखी गई जिन्होंने उसे आलोचना का पात्र बना दिया। इस प्रकार की आलोचना हम बात करते हैं कैसे? अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति संबंधी विवाद के प्रश्नों पर एक अनुदारवादी न्यायालय और अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया। 1950 और 1951 में इसमें जमींदारी और जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ सुधार कानूनों को अवैध कर दिया। एक जनकल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट में राज्य न्यायपालिका से आशा करता है कि वह राज्य को जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक हो। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों के आधार पर
इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनने के बजाय बाधा उत्पन्न की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठित इन अनुदारवादिता के कारण ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्गठित करने और इसके अधिकारों को सीमित करने की मांग की जा रही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में परिवर्तन कर रहा है, इससे आलोचना का शिकार हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक कानून की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को वैधानिक दृष्टि से ये अधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर उनमें परिवर्तन कर सकें। न्यायाधीश जो थे न्यायमूर्ति हेगड़े ने न्यायिक पुनरावलोकन का अनिवार्य अंग माना है। अगला, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में वह भूमिका अदा करने की चेष्टा की है जो संविधान निर्माता उसे नहीं देना चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाते हुए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन उस विस्तार तक सीमित नहीं है जिस विस्तार तक ये व्यवस्था अमेरिका में है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 से लेकर 71 के काल में जिस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में वह भूमिका अदा करने की चेष्टा की जो संविधान निर्माता उन्हें देना नहीं चाहते थे। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था उस समय कि इन सीमाओं के भीतर कोई भी न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को विधानमंडल या तृतीय सदन नहीं बन सकता। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका संपूर्ण जनता की प्रतिनिधि संसद की इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकती। यदि हम यहाँ वहाँ कोई त्रुटि करते हैं तो वह हमें अपनी त्रुटि बता सकती है, लेकिन अंतिम रूप में जहाँ तक समुदाय के भविष्य का संबंध है, कोई भी न्यायपालिका इसमें बाधक नहीं हो सकती। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता। संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा बनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किए जाने पर ऐसी स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय जीवन में अस्थिरता का वातावरण बनाती है, जो कि निश्चित रूप से समस्त व्यवस्थापिका के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। इस संबंध में विधि मंत्री गोखले ने कहा है कि कानून न्यायालय कानूनी मामलों पर ही अपना निर्णय दे सकते हैं। राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर इन्हें निर्णय देने का अधिकार नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा अपने आप को कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संविधान द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है।
राज्य व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसी स्थिति हो तो शासन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है, क्योंकि जैसे विधायिका ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया, सीमित कर दिया, तो ऐसी स्थितियों में दोनों के बीच में मतभेद और टकराव उत्पन्न हो जाता है। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति जो पैदा होती है, उससे जो शासन के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में डामाडोल की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई भी स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकता। यूँ कहें दूसरे के टांग अड़ाना, काम में टांग अड़ाना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या विधायिका, संसद या कार्यपालिका एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाए, सीधी सी बात है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि दूसरे के कार्य क्षेत्रों में या अधिकार क्षेत्र में जाकर काम करें। अपने कार्य को करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति या कोई संस्था अपने जो काम दिए गए हैं उनको ईमानदारी पूर्वक काम कर ले तो ही ठीक है। हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं या उसके कामों में हस्तक्षेप करते हैं तो न तो हमारा काम कर पाते हैं, न ही वो उनका काम कर पाते हैं। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व। इतना होने के बावजूद भी हम इस बात को मानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है, पहला कि संविधान द्वारा संघीय व राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजित की जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा संभव है। दूसरा, शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र का कार्य करती है और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के अधिकारी, व्याख्याता तथा रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में की गई कुछ आलोचनाएं भ्रांतिपूर्ण तथ्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदारवादी या प्रगति विरोधी शक्ति के रूप में कार्य किया। कुलदीप नैयर ने एक लेख में नितांत सही रूप से लिखा है कि न्यायपालिका से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार छीना जाना लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन शासन की शक्ति को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है। सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने 1977 में अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूलभूत लक्षण है। संसद संवैधानिक संशोधन के आधार पर ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। इस प्रकार हमने आज न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हल्की चर्चा करते हैं कि सीधा अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन का कि विधायिका या संसद या कानून निर्माण करने वाली संस्था ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जो उसके अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर कार्य करता हो, जो जन कल्याणकारी भावना को सीमित करता हो, क्योंकि हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था को अपना है और जन कल्याण को महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि हम गरीब राष्ट्रों में आते हैं और गरीब राष्ट्र होने के कारण हमें प्रगति करना अति आवश्यक है। विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं और विकसित राष्ट्र तभी बन सकते हैं जब हमारे लोगों को हम उठा सकें, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमें बहुत दबाया गया था। हमारी सारी व्यवस्थाएं धराशायी कर दी गई क्योंकि हम काफ़ी समय तक गुलाम रहे।
इस गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करके संविधान निर्माताओं ने ये विचार किया कि हम कैसे विकसित राष्ट्रों के साथ खड़े हों। इसके लिए सभी संस्थाओं को उन्होंने अधिकार दिए और सभी की सीमाएं निर्धारित की। इस प्रकार हमने आज न्यायिक पुनरावलोकन की बात की। अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और थैंक्स। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, कोरोना वायरस को ढोना है, ऐसा हम मानते हैं। इस समय कोरोना वायरस के समय हमें अध्ययन भी महत्वपूर्ण है और इसके बचाव भी महत्वपूर्ण है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।